ऑनलाइन हाईटेक क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। तो इसके अंदर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड जो सबसे प्रमुख सभ्यता है मोहनजोदड़ो, हम उसको पढ़ेंगे। पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम मोहनजोदड़ो जो नगरीय सभ्यता है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता, उस दिन मैंने आपको थोड़ा बहुत तो उस क्लास में बता दिया था कि मोहनजोदड़ो सभ्यता को 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। और यह स्थान जो मोहनजोदड़ो स्थान है पाकिस्तान के लरकाना जिले के अंदर प्राप्त हुआ। ये जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंधु नदी के पश्चिम की ओर पाई गई है। या फिर अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के किस ओर सिंधु नदी है तो आपको ये बोलना होगा कि पूर्व की ओर, यानी कि ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है और इसके पूर्व की ओर इस साइड में नदी बह रही है। पश्चिम की ओर मोहनजोदड़ो सभ्यता है और पूर्व की ओर क्या है? सिंधु नदी है। ओके। और मोहनजोदड़ो सभ्यता को हम मृतकों का टीले के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको मोहन जो कृष्ण है कृष्ण टीला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कृष्ण टीला? क्योंकि प्राचीन समय के अंदर कृष्ण, ये जो स्थान है वो श्री कृष्ण से संबंधित था, इसलिए इसको कृष्ण टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके अंदर। अब हम इसमें ये देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की जो नगरीय योजना है, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि मोहनजोदड़ो एक ऐसी नगरीय योजना है जिसको पहले से ही प्लानिंग करके बनाया गया था, यानी कि पहले से ही इस नगर का निर्माण करने से पहले एक योजनाबद्ध तरीके से एक कहते हैं कि डायग्राम बनाया गया कि कहाँ पर क्या बनाना और कहाँ क्या नहीं बनाना, किस टाइप से बनाना है, किस टाइप से नहीं बनाना है। तो इसलिए इसकी योजना की गई, इसलिए इसको कौन सी कहते हैं? नगरबद्ध योजना भी कहते हैं। नगरबद्ध योजना, जो कि पहले से ही इसमें योजना बना करके नगर का निर्माण किया गया था। अब देखिए इसमें इसका नगर का निर्माण करने से पहले इसको योजनाबद्ध किस टाइप से किया गया। तो सबसे पहले जैसे माना कि ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है, इस मोहनजोदड़ो सभ्यता को 2 पार्ट में बांट दिया गया। ये मैंने पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि मोहनजोदड़ो सभ्यता को 2 पार्टों में बांटा गया था। तो उसी तरह से वापस से बता रही हूँ कि मोहनजोदड़ो सभ्यता को 2 पार्ट में बांटा गया था। ऊपर वाले पार्ट को कहा गया ऊपरी शहर और निचले वाले पार्ट को कहा गया निचला शहर। ऊपरी शहर को हम लोग दुर्ग भी कह सकते हैं। दुर्ग का कहने का कारण यह है कि इसके अंदर कोई जनता वगैरह नहीं रहा करती थी, बल्कि कौन रहा करते थे? राजा, जो राजपुरोहित वगैरह हुआ करते थे वो, या फिर यहाँ पर हम लोग से अनुष्ठानिक कार्य होते हैं ना, जैसे वर्ष में होते हैं, साल में होते हैं ना ऐसे अनुष्ठानिक कार्य, तो जनता भी आती है, फिर वहां पर यज्ञ वगैरह सारा किया जाता है। तो वो कार्य करने के लिए किया गया था। यहाँ पर सिर्फ क्या क्या बनाया गया? तो देखिए दुर्ग, अन्नागार और स्नानागार। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि यहाँ की सबसे बेस्ट मोहनजोदड़ो की जो वास्तुकला का नमूना सबसे बेस्ट मिला है, तो वो क्या मिला है? विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। विशाल अन्नागार जिसके अंदर अन्न को रखा जाता था और यह आपातकालीन समय के अंदर इस अन्न का प्रयोग किया जाता था। और है विशाल स्नानागार। इस स्नानागार का प्रयोग जो है पुरुष व महिलाओं के लिए अनुष्ठानिक कार्य जानते हैं, जैसे वर्ष भर में, जैसे अभी हमारे यहाँ पर नवरात्रा वगैरह होता है ना, दुर्गाष्टमी वगैरह बड़े बड़े फंक्शंस किए जाते हैं, तो सभी लोग एक साथ मिलकर करते हैं। उसी तरह से उस समय भी लोग एक साथ मिलकर के कोई प्रोग्राम वगैरह किया करते थे। तो उस समय सभी लोग एक साथ स्नान करने के लिए ये स्नानागार बनाए गए थे। इनमें महिलाओं और पुरुषों के स्नानघर अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, इनको भी अच्छी तरह से अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं जब चित्र बना करके। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ये हो गया ऊपरी दुर्ग के अंदर, जिसमें सिर्फ दुर्ग, अन्नागार, स्नानागार बने हुए हैं। ठीक है, निचले शहर में देखिए बेटा, निचले शहर में आवासीय गृह होते थे। आवासीय गृह का मतलब जानते हैं? ओनली फॉर, इसमें कौन रहा करती थी? जनता लोग। ठीक है, कौन लोग रहा करते थे? जनता। अब ये जनता लोग रहने के लिए यहाँ पर चबूतरे टाइप में
जो है जिसे हम आज के समय में नींव बोलते हैं, उन चबूतरे टाइप में नींवें बनाई जाती थी और उनके अंदर ही कमरे बनाए जाते थे। और इन दोनों शहरों को चार दीवारी के द्वारा अलग अलग किया गया था, यानी कि ऊपरी शहर को भी चार दीवारी के द्वारा सुरक्षित कर लिया गया और निचले शहर को भी चार दीवारी के द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। और सबसे लास्ट में इन दोनों को सेफ रखने के लिए फिर बाहरी चार दीवारी का फिर प्रयोग किया गया, ताकि अन्य लोग हैं या अन्य सभ्यता है उनके द्वारा इसको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि आवासीय गृह किस टाइप से बनाए गए थे। ये चीज मैंने पहले बेटा आपको बता दी है कि आवासीय गृह यानी कि निचला शहर बनाने से पहले सबसे पहले वहां के लोगों ने वहां पर क्या बनाया, सबसे पहले सड़कें क्या बनाई, सड़कें व नालियां बनाई। क्या बनाई, नालियां। यानी कि पूरा का पूरा नगर बनाने से पहले उस नगर के अंदर सबसे पहले क्या स्थापित किए गए, क्या बनाए गए, सड़क और नालियां। ओके, सड़क और नालियां बनाने के बाद में जस्ट नालियों व सड़कों के किनारे पर ही मकानों का निर्माण किया गया। और मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाए गए, चबूतरे बनाए गए, जिसे आज के समय में हम लोग नींव का रूप देते हैं कि भाई ये नींव रखी गई है। ठीक है, अब नींव हम लोग इसी टाइप से रखते हैं कि यहाँ पर ये जैसे हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ रसोई है, यहाँ पर किचन है, यहाँ हॉल है, यहाँ सीढ़ियां, इस टाइप से हम लोग पहले से चबूतरा तैयार करके नींव तैयार करके रख लेते हैं। तो सेम टू सेम उसी तरह से पिछले इतने हजारों वर्ष पहले भी यही क्रिया की जाती थी कि वहां पर चबूतरा निर्माण किया गया और चबूतरे के चारों ओर कमरे बना दिए गए। इस टाइप से ये कमरों का निर्माण कर दिया गया और फिर यहाँ सड़क की ओर मुंह खुला हुआ मेन गेट रख दिया गया, जो कि सड़क के किनारे पर खुला करता था। और देखिए बेटा, ये सड़कें जो है इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इन कमरों की देख लेते हैं। ये कमरे, इस आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए, बीच में एक खुला आंगन छोड़ा जाता था जिसमें वो दैनिक क्रियाकलाप जैसे कोई गेहूं बीनना करना या फिर सूत काटना, अन्य जो भी उनके कार्य होते थे वो उस आंगन में कर लिया करते थे। और इन कमरों के बाहर पक्के स्नान गृह भी हुआ करते थे। पक्के स्नान गृह क्यों हुआ करते थे? स्नान गृह का मतलब आप जानते हो सभी कि नहाने के स्थान। ठीक है, वो नहाने के लिए इनका प्रयोग किया करते थे। और देखिए बेटा, और एक और चीज सबसे प्रमुख है यहाँ की कि मोहनजोदड़ो ओनली फॉर ऐसा एकमात्र सबसे पहला नगर है जिसने पानी के लिए कुओं का प्रयोग किया या फिर कुओं का सृजन किया। सबसे पहले नगरों के अंदर कुओं का निर्माण करने वाली सभ्यता कौन सी है? मोहनजोदड़ो सभ्यता, जहां पर 700 कुएं पाए गए। कितने कुएं बेटा? जो कि सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, अन्य क्रियाकलाप के लिए कुएं का प्रयोग किया करते थे। प्रत्येक आवासीय गृहों में सड़क के किनारे जो कमरा हुआ करता था उसमें एक कुई हुआ करती थी बेटा, छोटी कुई, जिसका प्रयोग बाहर चलते राहगीर भी कर सकते थे और अंदर वाले लोग भी सेफ्टी से कर सकते थे। इसका जो मेन गेट है, इसका कुई वाले कमरे का मेन गेट बाहर भी होता था और अंदर भी होता था। दोनों साइड में उनके गेट निकले हुए थे ताकि बाहर के राह चलते राहगीर भी इस कुई का प्रयोग कर सकते और अंदर चलते जो लोग हैं वो भी इनका प्रयोग सेफ्टी से कर सकते हैं बिना किसी को प्रॉब्लम किए हुए। आ गया समझ में? ये कुई वगैरह का समझ में आ गया। अब देखिए इसके अंदर कि ये बनाई गई है सड़कें व नालियां कौन सी पद्धति में बनाई गई है। तो सड़कें व नालियां बनाई गई है, हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं इसमें। सड़कें व नालियां मोहनजोदड़ो में कैसी बनाई गई है बेटा? पक्की। कैसी बनाई गई है? पक्की सड़कें व नालियां बनाई गई है। एकमात्र ऐसी सभ्यता जो कि इतने प्राचीन समय में भी पक्की नालियों
और पक्की सड़कों का प्रयोग करती थी, जो आज के समय में अगर हम देखें तो कई गांव और कई नगरों के अंदर पक्की सड़कें व पक्की नालियां नहीं है, देखते ना हम लोग। लेकिन इतने हजारों वर्ष पहले भी ये पक्की सड़कें व पक्की नालियां कहाँ पाई गई थी बेटा? कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। तो देखिए बेटा, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है कि पूरे नगर के निर्माण करने से पहले सड़क और नालियां पहले से ही बनाई गई है। सड़क व नालियां, यहां लिख देती हूं, सड़क व नालियों का निर्माण सबसे पहले किया गया, सबसे पहले किया गया। यानी कि आवासीय गृह बनाने से पहले पहले सड़कों व नालियों को बनाया गया, फिर बाद में रहने के लिए घर बनाए गए। और नालियों के जस्ट सटा करके, नालियों के जस्ट टच करके। एक और चीज, यहाँ पर जो पक्की सड़कें व नालियां बनी हुई थी, कौन सी पद्धति में बनी हुई थी बेटा? ग्रिड पद्धति में। कौन सी पद्धति में? ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। अब तुम कहोगे कि मैडम ग्रिड पद्धति होती क्या है? वह पद्धति जिसके अंदर आपस में ये सड़कें व नालियां समकोण पर एक दूसरे को काटती है। किस पर काटती है? समकोण पर, समान कोण पर काटती है। यानी ये सड़कें जा रही है तो यहाँ पर ही नालियां भी जस्ट सटा करके जा रही है इसके यहाँ से, ठीक है। और अंदर जो कमरों के अंदर जो नालियां का प्रयोग किया जाता था वो सटा करके जस्ट सड़कों के पास से, फिर गलियों से निकाल करके, फिर सड़कों के बाहर से, और बाहर ये जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता है, इसके नगर के बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता था। क्या होता था? गड्ढा होता था। उसमें इन सभी नालियों का पानी इस गड्ढे में चला जाता था और ये गड्ढा अंदर से कच्चा होता था। क्या होता था? अंदर से कच्चा होता था और इसके ऊपर बाद में पट्टियां रख दी जाती थी ताकि यह बाहर गंदगी ना फैला सके, ठीक है। और इसको ढकने का मेन कारण यह भी था कि गंदगी न फैला सके, ना कोई प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर किसी प्रकार की कोई बीमारी या मच्छर वगैरह उत्पन्न ना हो, इसलिए सारी क्रियाएं की जाती थी। और इनका समय रहते हुए या समय अनुसार इनकी साफ सफाई भी की जाती थी। और जो अंदर ये नालियां थी ना बेटा, इनको भी पट्टियों से, यहाँ साइड में लिख देती हूं मैं, पक्की ईंटों से बनाया जाता था। नालियों को पक्की ईंटों से बनाया जाता था और पट्टियों से ढका जाता था ताकि इनके अंदर हो रहे वायु प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण, किसी प्रकार का प्रदूषण ना फैले, ठीक है। और समय अनुसार इसकी सफाई कर दी जाती थी और वापस पट्टियों को ऐसा कैसा ढक दिया जाता था और पूरे शहर की गंदगी इस गड्ढे में चली जाती थी और इस गड्ढे की भी सफाई नियम अनुसार उसकी भी सफाई करके वापस ढक दिया जाता था। और इसके अंदर पानी तो वैसे ही भूमि तल में चला जाता था और बाकी जो गंदगी वो निकाल करके उसकी सफाई कर दी जाती थी। एक और चीज कि यहाँ पर जो भी नगर योजना या फिर कुछ भी बनाया गया वो किसके अनुसार बनाया गया? वास्तुकला के अनुसार। किसके अनुसार? वास्तुकला के अंदर वास्तु शास्त्र का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे हम लोग घर बनाने के लिए वास्तु शास्त्र का प्रयोग करते हैं, भाई कोई सा अग्नि कुंड है तो उसमें रसोई बनाई जाएगी, वायव्य कुंड है तो वह खुला छोड़ा जाएगा, और जैसे ईशान कोण है तो वहां पर पवित्र स्थल का, है ना, पवित्र स्थान बनाया जाएगा। नैऋत्य कोण है तो वहां बुजुर्गों का स्थान वगैरह यह बनाया जाएगा, ठीक है। ब्रह्म स्थान में पूरा खुला स्थान छोड़ा जाएगा। इस टाइप से हम लोग वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर वगैरह बनाते हैं। तो सेम टू सेम इतने हजारों साल पहले भी वास्तुशास्त्र का प्रयोग किया गया और इनका मानना था कि घर के आमने सामने वाले घर के गेट आपस में मिलते नहीं रहने चाहिए, ठीक है। ये लोग किसका प्रयोग क्या करते थे?
वास्तुशास्त्र का। किसका प्रयोग किया करते थे बेटा? वास्तुशास्त्र का। घर बनाने के लिए वास्तुशास्त्र का प्रयोग करते थे। आया ये समझ में कि अगर आपको पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो के सड़कें व नालियां किस टाइप की बनाई गई, तो आपको कहना है सड़कें व नालियां पक्की बनाई गई। कौन सी पद्धति में बनाई गई बेटा? ग्रिड पद्धति में बनाई गई। ठीक है। उनका निर्माण किस टाइप से किया गया है कि पहले नगर योजना या फिर नगर बनाने से पहले सड़क व नालियां दोनों बना दी गई और उनको पक्की बनाया गया। सड़कों को भी पक्का बनाया गया और नालियों को भी पक्का बनाया गया। नालियों को जस्ट आवासीय गृह के सटा करके निकाला गया ताकि वो पास पास में टच होती हुई बाहर नगर के दूर बाहर उनसे एक बड़े गड्ढे से उन नालियों को मिला दिया गया ताकि पूरे नगर की गंदगी उस बड़े गड्ढे में चली जाए और उस गड्ढे को नीचे से कच्चा रखा जाता था ताकि भूमि तल स्तर बढ़े, पानी नीचे सोख लिया जाए और उसमें से कचरा जाए तो उसको समय अनुसार उसको सफाई कर दी जाती थी और उसके ऊपर पट्टियां ढक करके रखी जाती थी। ठीक है, ताकि बाहर गंदगी या प्रदूषण ना फैले। और अंदर की जो नगर के अंदर जो नालियां होती थी उनको भी पक्की ईंटों से बनाया जाता था और उनके ऊपर भी पट्टियां ढक दी जाती थी और समय अनुसार उसकी सफाई कर दी जाती थी। कंप्लीट हुआ पक्की सड़कें नालियां। ओके, अब हम देखते हैं इसमें अब हम इसके अंदर देखेंगे कि विशाल स्नानागार और अन्नागार किस टाइप से बनाए गए। ध्यान से देखिए, ये मोहनजोदड़ो के मोहनजोदड़ो के सबसे प्रमुख वास्तुकला के उदाहरण है ये। या मोहनजोदड़ो को इन दो वास्तुकलाओं के कारण सबसे प्रमुख माना गया है। ये एकमात्र ऐसे वास्तुकलाएं थी जो कहीं और नहीं पाई गई है। एक तो है विशाल अन्नागार और एक है विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल अन्नागार कैसे होते थे? अन्नागार एक चौकोर बड़ा सा अन्न रखने का स्थान होता था, हॉल टाइप में, और उसमें जो है कर के रूप में अन्न जो लिया जाता था वो इसमें संग्रहित करके रखा जाता था और इस अन्नागार का प्रयोग आपातकाल के समय में किया जाता था। आपातकालीन समय में किया जाता था। आपातकालीन समय जानते हैं आप, शायद कोई बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए या फिर किसी प्रकार की अन्य कोई बीमारी वगैरह आ जाए तो उस समय इस अन्न का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, या फिर वार्षिक अनुष्ठान किए जाते थे ना बेटा, अगर कोई चीज कम पड़ जाती है, अन्न वगैरह कम पड़ जाते तो इस अन्नागार से ले लिया जाता था। अब हम देखते हैं विशाल स्नानागार, जो कि कौन से क्षेत्र में बने हुए? ऊपरी क्षेत्र में। ठीक है, विशाल स्नानागार देखिए, एक तो चौकोर बना हुआ है 180 बाई 108 मीटर का बना हुआ है। ये आयताकार, कैसा? आयताकार जलाशय बना हुआ है। इसके उत्तर व दक्षिण के अंदर क्या होती थी? सीढ़ियां। और ये पक्का जलाशय था जो कि वार्षिक अनुष्ठानों में कब प्रयोग में लिया जाता था बेटा? वार्षिक अनुष्ठानों में। वार्षिक अनुष्ठानों का मतलब जानते हैं? जब कोई प्रोग्राम होता था ना साल भर में, तब सभी लोग जो है यहाँ आकर के इसका प्रयोग क्या करते थे? एक साथ स्नान किया करते थे। इसमें पुरुष स्नान क्या करते थे? इसी के दाहिनी ओर 8 स्नानगृह और थे जो कि गैलरी टाइप में बने हुए थे और इसमें 4 आमने सामने बने हुए थे। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बने हुए थे। ये स्नान गृह वास्तुशास्त्र के अनुसार बने हुए थे। इनका जो गेट होता था, ये देखिए बेटा, जैसे
इनके गेट देखिए बेटा कैसे बने हुए थे। जैसे इसका गेट यहां बना हुआ है, ये 4 है, ये इधर निकलने का स्थान था। इसका गेट यहां बना हुआ है, तो इसका गेट इधर बना हुआ होगा, आमने सामने नहीं होते थे। फिर इसका गेट यहां बना हुआ है, तो इसका गेट इधर बना हुआ होता था। ये गेट आमने सामने नहीं होते थे, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसको गलत मानते थे। अगर किसी भी रूम या फिर किसी भी शौचालय या फिर किसी भी स्नान गृह का गेट आपस में एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए, उसके अनुसार इनको स्नान गृह को बनाया गया। शायद माना जाता है कि यहाँ पर महिलाएं स्नान किया करती थी, महिलाएं स्नान करती थी और यहां पर पुरुष स्नान किया करते थे। कंप्लीट हुआ ये, ठीक है। वास्तु आज के सबसे प्रमुख नमूने यही है। अगर आपको पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो के वास्तुकला के अनुसार सबसे प्रमुख नमूना कौन सा है जो कि एकदम उसको विशिष्ट विशेषता प्रदान करता है, तो एक तो है विशाल अन्नागार और एक है विशाल स्नानागार, ठीक है। अब हम लोग इसकी विशेषताओं को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, पहली होगी नगरीय योजना, सेकंड ऊपरी शहर व निचला शहर, थर्ड पक्की सड़कें व नालियां किससे बनी हुई, ये चीज मैंने आपको पहले से क्लियर कर दी है कैसे बनी हुई है। फोर्थ स्नानघर व सीढ़ियां, फिफ्थ आवासीय गृह कैसे बने हुए ये मैंने आपको बता दिया है। सिक्स अन्नागार, सेवन स्नानागार, 8 कुएं। कुओं की ये सारी चीजें मैंने बता दी बेटा। कुओं के लिए भी मैंने अभी भी बीच में बताया कि एकमात्र सबसे पहली ऐसी सभ्यता है जिसने कुओं की खोज की, ऐसे समझ लो। इन्होंने ही भूमि तल से सबसे पहले कुएं बना करके पानी को बाहर निकाला और कुओं का प्रयोग करना शुरू किया। यहाँ पर कितने कुएं, ये आता है बेटा क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में कितने कुएं प्राप्त हुए, तो कितने कुएं प्राप्त हुए अभी भी मैंने बताए थे पहले ही, 700 कुएं प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता में। आवासीय गृह के प्रत्येक चबूतरे के या प्रत्येक आवासीय गृह के कॉर्नर पर एक कुई हुआ करती थी, जो कि सिंचाई या फिर अन्य प्रक्रियाओं के लिए, खाने पीने रहने करने के लिए इन कुओं का प्रयोग किया करते थे। ये हमारा पॉइंट हुआ मोहनजोदड़ो कंप्लीट। और अब मैं आपको कुछ जो प्रमुख सभ्यताएं थी उनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं बता रही हूं सिर्फ, ताकि वो क्यों प्रसिद्ध है और क्यों प्रसिद्ध नहीं है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन कौन सी ऐसी सभ्यता है जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो शिल्प कार्य के लिए प्रसिद्ध है बेटा। किसके लिए प्रसिद्ध है? शिल्प कार्य के। ओनली फॉर चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो कि ओनली फॉर हाथ से ही कार्य किया करती थी, वहां पर कृषि कार्य वगैरह नहीं होते थे। ये जीके क्वेश्चन भी बनता है और अन्य भी सभी जगह पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसी कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है जहां पर ओनली फॉर शिल्प कार्य किया जाता था। तो चन्हूदड़ो में। चन्हूदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में। सेकंड देखते हैं बेटा शोरतुगई। शोरतुगई जो कि अफगानिस्तान में है।
ये नीले लाजवट पत्थर के लिए जानी जाती है। और थर्ड है बनावली, जो कि हरियाणा में है। ये सभ्यता मिट्टी के हल के लिए जानी जाती है। यहां पर एकमात्र मिट्टी के हल कहां प्राप्त हुए, तो आपको लिखना है बनावली, हरियाणा में। फोर्थ है कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, राजस्थान। यहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है, जिनको एकमात्र इन्हीं के लिए जाना जाता है। ओके, और यहां पर हम लोग एक और चीज थोड़ा लास्ट, सबसे लास्ट में मैं बता देती हूँ, फिर ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ये लिपि बेटा कभी आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा अज्ञात लिपि। अज्ञात लिपि या फिर रहस्यमय लिपि। सेकंड, ये चित्रात्मक लिपि है। इसकी विशेषता है लिपि की। थर्ड, यहां चित्र या फिर चिन्ह जो मिले हैं 375 से 400 तक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यह लिपि दाई से बाई और लिखी जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि की विशेषता थी वो भी मैंने आपको यहाँ बता दी है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख 2 पॉइंट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हमने पढ़ लिया। अन्य जो सभ्यताएं थी जो प्रमुखता जानी जाती थी उनके बारे में पढ़ा। इस तरह से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, और अगले क्लास के अंदर हम कोई नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए सबसे प्रमुख होगा वो लेकर के आएंगे। थैंक यू, और आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट करें। थैंक यू।